हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 360 डिग्री जो कि शशि शरण सर की पुस्तक है, इसमें हम इतिहास का कक्षा 9 देखने वाले हैं। इसका मैंने पार्ट 1 सॉल्यूशन करवाया है। आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम पेज नंबर 128 से 137 तक का सॉल्यूशन करेंगे। ये सीरीज जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके बिहार में जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई 4.0, बीएसएससी, इनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। यहाँ पर जो है इनसे इस बुक से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकीकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें बड़ा मुद्दा जो है ये प्राथमिक शिक्षा नहीं था। प्राथमिक शिक्षा जो है इसमें बड़ा मुद्दा नहीं था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के यूरोप के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायुमार्गों का विस्तार। वायुमार्गों का विस्तार। इसका विश्लेषण देखेंगे। ये जो है राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकीकरण से ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी जो है आम समस्या थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाजवादी किसके विरोधी थे? निम्नलिखित में से समाजवादी जो है किसके विरोधी थे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये जो है निजी संपत्ति के विरोधी थे। निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति पर जो है समाज का नियंत्रण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का समाजवादी था? रॉबर्ट ओवेन जो है निम्न में से कहाँ का समाजवादी था? ये जो है ब्रिटेन का समाजवादी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवेन जो है ब्रिटेन का समाजवादी था। अगला प्रश्न है, यूरोप में जो है समाजवाद के संदर्भ में कार्ल मार्क्स के विचारों पर चर्चा करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 सही है। कथन 1, 2 और 3 इसमें सही है। 1 नंबर कथन है कि फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के मेहनत से पैदा होता है। और दूसरा है, जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह के मुनाफे का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं आएगी। और तीसरा है, मजदूरों को ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें सारी संपत्ति में पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। ये तीनों कथन जो है कार्ल मार्क्स के विचारों के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी नामक पार्टी की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है 1905 में किया गया था। कब किया था लेबर पार्टी के नामक समाज की स्थापना?
1905 में। 1905 तक जो है ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया? सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है निम्न में से कहाँ किया गया? तो यह किया गया फ्रांस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फ्रांस। समाजवादियों ने जो है अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। कब? समाजवादियों ने अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर कब कब्जा कर लिया था? तो ये कब्जा किया था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों देशों में से एक रूस में जो है यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में जो है राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उस पर जो है जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। 1914 में जो है रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ क्षेत्र सहित पूरे रूसी साम्राज्य पर शासन किया। अगला प्रश्न है, रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत क्या था? रूसी आबादी के सबसे बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत क्या थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका मुख्य स्रोत था खेती बाड़ी। खेती बाड़ी जो है इसका मुख्य स्रोत था। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। अगला प्रश्न है, रूस की अर्थव्यवस्था और समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है 1 और 2 कथन सही है। इसमें जो है 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है कि रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता की आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर रहती थी। और दूसरा है 1890 के दशक में रेल नेटवर्क और रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश के कारण कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि हुई है। ये दोनों ऑप्शन जो है इसका सही है। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने जो है 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में जो है 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में जो है फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, यानी मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मिलता था। अगला प्रश्न है, रूसी किसानों के बारे में जो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है ये बी नंबर कथन असत्य है। वो है जो है वे सामंतों और नवाबों के बहुत सम्मान करते थे। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। तो इनमें सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है कि किसान जो है बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। रूसी किसान जो है बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, बिल्कुल सत्य कथन है।
रूसी किसान जो है समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। बिल्कुल सत्य कथन है। और तीसरा है कि रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बिल्कुल सत्य कथन है। सिर्फ बी नंबर कथन इसका सत्य था कि वे सामंतों और नवाबों को बहुत सम्मान करते थे, वे सम्मान नहीं करते थे। अगला प्रश्न है 1914 से पहले रूस में जो है राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था। प्रश्न है 1914 से पहले रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये था गैर कानूनी। गैर कानूनी था। 1914 से पहले जो है रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने जो है 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने कब रशिया डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक रशिया डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका गठन जो है 1898 में किया था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने जो है 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है रूस में जो है समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें जो है कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। इनमें कथन 1 और 2 सही है। रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर जमीनों को बांटते थे उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग थे। रूसी समाजवादियों को मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका गठन जो है 1900 ईस्वी में किया गया था। सन 1900 में जो है उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था। निम्न में से बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था। इसका मुखिया था लेनिन। बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था। इसका मुखिया था लेनिन। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में जो है गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे और वे सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा यानी मेंशेविक मानता था कि पार्टी में जो है सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है रूस में 1905 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कथन 1 और 2 इसमें सही है। 1905 की क्रांति के दौरान जो है उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। और दूसरा कथन है 1904 में जो है जरूरी चीज़ों की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक गिरावट आई। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई।
उसी समय जो है मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई जब 1904 ईस्वी में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में जो है 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हुआ था पादरी गैपोन के नेतृत्व में। पादरी गैपोन के नेतृत्व में जो है मजदूरों का एक जुलूस जो है विंटर पैलेस पहुंचा। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है? रूसी क्रांति में जो है निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1905 की क्रांति को। 1905 की क्रांति जो है इसे खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, जार ने जो है एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति कब दी थी? ड्यूमा जो है रूस के संसद का नाम था। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति कब दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्होंने अपनी सहमति जो है 1905 ईस्वी में दिया था। 1905 की क्रांति के दौरान जो है जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इसका नया नाम पड़ा पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद। जर्मनी विरोधी भावनाएं जो है दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो जर्मन नाम था। घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें जो है कथन 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। कथन 1, 2 और 4 जो है इसमें सही है। कथन 1 है कि प्रथम विश्व युद्ध और ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। और दूसरा है, आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। और चौथा है कि रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत कर हड़ताली मजदूरों के साथ मिल गए और सिपाही और मजदूरों ने एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां ड्यूमा का बैठक हुआ करती थी। ड्यूमा जो है रूस के संसद का नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। 1, 2 और 4 कथन जो है इसमें बिल्कुल सही था। सन 1917 की सर्दियों में जो है राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर जो है फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार जो है बची रहे, इसलिए वह
जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए ही की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। आंदोलनकारी जनता बस्ती पर करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल उन्हें तहस नहस कर दिया, रोटी तनख्वाह कम के घंटों की कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने जो है स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर जो है एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत संघ का जन्म हुआ। ये था उनकी कहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजशाही शासन का अंत कब हुआ था? निम्नलिखित में से राजशाही शासन का अंत कब हुआ था? इसका अंत हुआ था फरवरी 1917 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फरवरी 1917 में जो है राजशाही का शासन का अंत हो गया था। रूस में बनी अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है इसका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें जो है 1, 2 और 3 कथन सही है, यानी तीनों कथन इसका सही है। रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। अंतरिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति शामिल थे। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लेनिन ने जो है अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं थी? लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें जो है निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। ये जो है उसमें शामिल नहीं था। उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये जो है उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, लेनिन ने अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा था? लेनिन ने अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसने बोल्शेविक पार्टी का नाम रखा था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए जो है बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी को ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है 1917 में हुई अक्टूबर क्रांति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें जो है कथन 1, 3 और 4 सही है, यानी 2 को छोड़कर जो है सभी कथन इसमें सही है। अंतरिम सरकार की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह हेतु लेनिन ने सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया। बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा है, क्रांतिकारी समितियों ने औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस और विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस बैठक हुई जिसमें बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। ये तीनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पेट्रोग्राद में बोल्शेविकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1917 को जो है विद्रोह किया था। 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर पेट्रोग्राद में जो है, सॉरी ये तो उसका विश्लेषण है। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, विश्लेषण बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और पीडीएफ में पर डे जो है डालता ही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा और पूरा विश्लेषण उनसे पढ़ लीजिएगा। मैं फिलहाल क्वेश्चन को विश्लेषण मतलब पढ़ रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़रूरी होगा वहाँ पर पढ़ूंगा। प्रश्न है, रूस में जो है 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? रूस में 1917 में जो है सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ट्राटस्की को। ट्राटस्की को जो है रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है बोल्शेविक पार्टी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है 36। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन ए में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 कथन सही है। 1, 2 और 3 जो है इसमें बिल्कुल सही कथन है। देख लेते हैं। बोल्शेविक निजी संपत्ति के खिलाफ थे। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। तीसरा है, बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ उनके बड़े बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर बार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया? निम्न में से कब एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1918 में। 1918 में जो है एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। कथन 1 और 2 इसमें सही है। बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी थी। दूसरा है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रूस में जो है गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? रूस में गृह युद्ध के दौरान जो है किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये विरोध किया था ग्रीन और व्हाइट्स दोनों ने। ग्रीन्स और व्हाइट्स जो है इन दोनों ने जो है रेड शक्तियों का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, रूस में गृह युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 सही है। कथन 1, 2 और 3 इसमें सही है। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। दूसरा है, 1918-19 में जो है रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थक का ही नियंत्रण था। तीसरा है, फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों ने जो है सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी M.N. राय। M.N. राय। M.N. राय जो है मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, रूस में जो है स्टालिन और समूहीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है
1, 2 और 4 नंबर कथन इसमें सही है। 1, 2 और 4 नंबर कथन इसमें सही है। अनाजों की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के सामूहिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। और दूसरा कथन है, सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कोलखोज में काम करने का आदेश दिया गया। और चौथा है, सामूहिकरण के बाद खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1930 से 1933 में। 1930 से 1933 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है सी नंबर कथन असत्य है। सामूहिकरण में तर्क दिया गया कि किसानों के पास बड़े बड़े खेत हैं जिससे आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। यह कथन जो है बिल्कुल असत्य कथन है। तो सत्य कथन इसमें क्या है? सत्य कथन बाकी तीनों जो है ये सत्य है कि सामूहिक खेती के दौरान जो है हुए मुनाफे को किसानों के बीच बांट दिए जाते थे, बिल्कुल बांट दिए जाते थे। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, सामूहिकरण के विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी, ये भी सत्य कथन है। और तीसरा कथन है कि 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया, ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें सही कथन है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है 2, 3 और 4 नंबर कथन बिल्कुल सही है। मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। और तीसरा है, ग्रेट ब्रिटेन की तरह कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना की। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? रूसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1920 के दशक में। 1920 के दशक में जो है रूसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। उन्नीस सौ 20 के दशक में जो भारत में भी कम्युनिस्ट घाटों का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे और कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोगों में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा भी। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग वियों को दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम विश्व के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी जो है मित्र शक्ति के खेमे में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र हमारे शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था और 1941 में जो है सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मई 1945 में जो है जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण किया था। अगला प्रश्न है, हिटलर ने किस प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी? हिटलर ने किस प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये क्या था? ग्लोबल्स के साथ किया था बर्लिन में।
हिटलर और उसके प्रचार मंत्री थे गोलोबल्स। इन्होंने जो है बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमस न्यू न्यूरे न्यूरेमम न्यूरेम न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है कथन 1 और 2 सत्य है। इसमें जो है 1 और 2 नंबर कथन बिल्कुल सत्य है। देखते हैं 1 और 2 कथन क्या है। हिटलर जो है जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। बिल्कुल सत्य कथन है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी को लोग नात्सी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये किया गया था न्यूरेमबर्ग में। न्यूरेमबर्ग में जो है विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है 1, 2 और 4 नंबर कथन सही है। 4 नंबर कथन यहीं पर है, देख लेते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद जो है न्यूरम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही कथन है। अब बाकी 1 और 2 जो है इधर है, देखते हैं। दूसरे युद्ध के साये में जो है जर्मनी ने नरसंहार में यूरोप में रहने वाले कुछ खास लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। अगला है कि जर्मनी द्वारा जो है बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जिनसे जहरीली गैसों से हजारों लोग को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसका विश्लेषण देखते हैं, थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जो है जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मारे डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने जो है केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर थोपा गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है सोवियत संघ और अमेरिका मित्र राष्ट्र में कब शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये शामिल हुआ था 1941 में। 1941 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से धुरी शक्तियां किस देशों को कहा गया। निम्न में से धुरी शक्तियां जो है किन देशों को कहा गया। तो ये कहा गया जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली को जो है धुरी शक्ति कहा गया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसका सारे कथन जो है सत्य है। 1917 में जब अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ, जिससे मित्र राष्ट्र काफ़ी मजबूत हुई, और 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने पर भी मजबूर कर दिया।
बिल्कुल सत्य कथन है। बाकी दो कथन इस तरफ है, इसको भी देखते हैं। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत करी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक लगा था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका कब मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये शामिल हुआ था 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका 1917 में जो है मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद जर्मनी के संसदीय पार्टियों ने नए राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहां पर राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये बुलाई गई वाइमर में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें जो है सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है सभी कथन सही है। वर्साय की संधि के बारे में जो है ये सभी कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यह संधि जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई। अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना भी भंग कर दी। ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए जो है जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया? प्रथम विश्व युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 अरब पाउंड। 6 अरब पाउंड जो है जर्मनी पर हर्जाना डाला गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी? निम्नलिखित में से वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका आलोचना जो है वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण हुई थी। इस तरह से हमारा यह क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, यदि आप बिहार में किसी भी एग्जाम में जो है बेस्ट स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स यानी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स या बिहार जीके जीएस बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। इनसे जो है बिहार के हर एग्जाम में 15 से 20 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उसका हमने 2 बुक का सॉल्यूशन करवाया है, जिसको पढ़ लेने के बाद बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम में जो है 100% उनसे प्रश्न लड़ेंगे। वो बुक है खान सर का, जिसमें कि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में उन सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उनका पूरा विश्लेषण एवं विस्तृत व्याख्या दिया गया है सब्जेक्टिव वाइज। और दूसरा है एडुटेरिया का, उसमें जो है टोटल 53 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। बिहार में जो एग्जाम है उसमें पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण है उसमें। इन दोनों किताब को मैंने पूर्ण कंप्लीट करवाया है। उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।